हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कोल्ड हार्ट वाले एपिसोड में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपना नया चैनल ओपन किया है जहां पे मैं ते कुक फैन फिक्शन शेयर करती हूँ। तो जिन लोगों को भी बीटीएस आर्मी ग्रुप्स है, उन लोगों को ते कुक फैन फिक्शन सुनना है तो वो मेरे उस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है इंडियन पॉपल वी कुक। और हर नेम में मेरे पीछे वर्ल्ड लगा ही रहता है, वर्ल्ड का सैम्बल। तो वहां पे विजिट करके सुन सकते हैं जहाँ पे मैं स्टोरी चला रही हूँ, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पे मैं हॉट पर डालती हूँ हर एक का, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है तो मैं यहाँ यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकती। तो उन सभी हॉट पार्ट्स को एक्चुअली मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करती हूँ, बट अच्छे से मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ। जिन लोगों को भी सुनना है वो वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। चलो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बोलता है कि लाइए मैं आपका बैंडेज कर देता हूँ। तो वांगजी कहता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है विंग? विंग कहता है, नहीं मुझे आपकी कोई चिंता नहीं हो रही है। तो वांगजी कहता है, तो फिर ठीक है रहने दो, मैं चाहता हूँ। विंग कहता है, आप रुकिए तो सही, मैं कर देता हूँ ना। वांगजी कहता है, ठीक है तो फिर मैं अपने कपड़े उतारता हूँ। विंग दूसरी तरफ मुंह टर्न कर लेता और कहता है, सेमनेस। वांगजी हंसने लगता और कहता है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है विंग? विंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वांगजी तब तक अपना कपड़ा उतार चुका था और नीचे से वो पजामा पहने हुए था। विंग उसे देखता है तो उसे शर्म आ रही थी और वो साइफा फील कर रहा था और अपनी नजरों को भी चुरा रहा था। वांगजी कहता है, नहीं, हाँ देखो मुझे, देखो तुमने क्या दिया है। हाँ, विंग कहता है, मैंने नहीं दिया है, आपने खुद लिया है। मैंने कहा ना मैंने नहीं दिया। आप मेरे हाथ को खुद वहां लेके गए थे। वांगजी कहता है, तो मुझे देने वाले थे ना। हाँ, ऐसे ये अच्छा है। फिर वो कहता है, वैसे बताओ मुझे क्या करना है यहाँ पे? विंग कहता है, वो मेरा कोनियन बैग दीजिए। फिर मुझे उसे उसका कोनियन बैग दे देता है। एंड देन फिर भी उस कोनियन बैग में से कुछ पाउडर्स जो उसके ऊपर छिड़कने वाले थे और पट्टी को निकालता है। उस जमाने में सूती पट्टी चला करती थी तो वो उस पट्टी को निकालता है एंड देन उसके ऊपर वो लगा के अब पूरे उसके चेस्ट एरिया को ना बांध देता है, कि उस समय में टेप चलते नहीं थे। बांधने के बाद कहता है, हो गया, आप दूसरे कपड़े पहन लीजिए और चले जाइए। वांग जी कहता है, ठीक है। और विंग अभी ना अपना फेस दूसरी तरफ कवर किए हुए था, क्योंकि विंग को ऐसे देख वांग जी को ऐसे देख करके ना विंग को कुछ कुछ हो रहा था। और प्रेगनेंसी के टाइम में ये सारे हार्मोन्स बदलते ही रहते हैं। वह मुझे फील कर पा रहा था उसका अल्फा होने के नाते। कपड़े पहन लेने के बाद वो विंग के पास आता है, उसके बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए उसके फेस को अपनी तरफ मोड़ता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके चिक्स पे किस करता है, उसके नोज पे, उसके लिप्स पे, उसके बाद उसके टमी पे किस करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो विंग, मैंने अपने ही बच्चे को हर्ट किया और मैंने तुम्हें हर्ट किया। विंग कहता है, आप आपको कैसे पता चला? वांगजी कहता है, बस मुझे पता चल गया। तो क्या ये सच में मेरा बच्चा है? विंग बस अपने टुकुर टुकुर आइज के साथ में वांगजी को देख रहा होता है और उसे कोई भी आइडिया नहीं समझ में आ रहा था। और वो कहता है, "आ- आपने अभी तो कहा ना कि।" वांगजी कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ विंग। विंग अपना सर नीचे कर लेता और कहता है, हाँ ये आपका बच्चा है। वांगजी उसे गले लगा लेता और कहता है, सी तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशियां दी है जिसका जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इतना बोलकर कहता है, मेरा तो मन नहीं कर रहा है जाने का, पर मुझे अभी जाना होगा। इतना बोल देने के बाद और वहां से चला जाता है। वांगजी को राज पैलेस में गए और राजकाज को देखते हुए ने रात का टाइम हो चुका था और वो अभी तक अपने कमरे में आया नहीं था। वहीं विंग के कमरे में फिर से कुछ हमलावरों ने हमला करने के लिए उसके छत पे चढ़ा हुआ था, जो कि ये नीमुंजे गवा के लोग बिल्कुल भी नहीं थे। विंग आराम से उस कमरे में न चल रहा था, क्योंकि वो लेटे लेटे उसके कमर में दर्द होने लगी थी और उसे अजीब सा एहसास भी हो रहा था, मन भारी हो रहा था, बेचैन हो रहा था। विंग इधर से उधर चल रहा था तभी, क्योंकि विंग खुद एक योद्धा था, ओमेगा होने के नाते विंग को ये सभी चीजें और एब्जॉर्ब करना, आसपास की आहटों को पहचानना, ये सब बहुत अच्छे से सिखाया गया था। उसकी नैनी ने सिखाया था उसे। जैसे ही विंग को लगता है कि छज्जे के ऊपर कोई है छत पे,
वो फटाक से अपने कमर में लपेटा हुआ उसका तलवार था, एक बेल्ट के जैसे लगता था, लेकिन उसमें से खींचने पे तलवार निकलती थी। तो उसके ऊपर कमर पे हाथ बंधाए हुए था। और जैसे ही 2-4 छज्जे हटा करके, क्योंकि खपड़े वाले घर होते थे ना, तो हटा करके जैसे ही एक शख्स नीचे आता है, रिंग सीधे उसके ऊपर वार कर देता है। लेकिन देखते ही देखते उस घर में ना 7-8 आ गए थे, और सबके हाथ में ना 2-2 कट्स वाली हंसिए के सेब का तलवार था, जिसे देखकर विंग कहता है, पिच्छू गैंग, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इनके तो सारे मेंबर्स का सफाया मैंने कर दिया था ना, फिर ये कहाँ से आ गए? और विंग उस हालत में भी, उस प्रेगनेंसी के टाइम में भी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उन लोगों से लड़ने लगता है। विंग यहाँ से वहाँ जंप और फ्लाई तो नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ वो कर रहा था। तभी बाहर जो कि सोयांग, वो उसका काम खत्म हो गया था राज पैलेस में, वो विंग को देखने के लिए आ रहा था। जैसे वो तलवार की टंकारे सुनता है, वो अपना तलवार लेकर अंदर आता है और देखता है कि विंग एक साथ 6-6 7 साल से लड़ रहा है। सोयांग उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। अब सोयांग और विंग दोनों मिल करके उस छुगैंग का सफाया करते हैं। हालांकि सबको कट पिट लगा था और कुछ हुआ नहीं था ज्यादा, और वो सभी वहां से भाग गए थे, और विंग को भी कई जगह कट लग चुका था। हालांकि उसने एक हाथ से अपने बेबी को बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ था, और फिर से उसे लीकेज हो रहा था। बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि अब बेबी बॉर्थ होने में ज़्यादा टाइम नहीं था। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो कहता है सुयांग से, सुयांग, सुयांग, हीलर, हीलर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, हीलर को बुलाओ सुयांग। कहता है, पर मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। वो बाहर खड़ा बॉडीगार्ड सबको बोलता है कि जाकर इम्पेलियर, हीलर और किंग को जाके बताए। सारे भागते हैं अपने अपने काम करने के लिए। देखते देखते सब वहां आ गया था। वांग जी जब अपने कमरे की हालत देखता है, क्योंकि उस कमरे का सारा सामान कट पिट के टूट फूट के बराबर हो चुका था। जी पहले तो सबसे पहले विंग को लेता है और दूसरे कक्ष में आता है। आने के साथ ही उसे बेड पर लिटाते हुए कहता है, क्या हुआ है? विंग कहता है, हीलर, हीलर को बुलाइए। हीलर आता है और विंग के नब्ज को चेक करता है, क्योंकि विंग ने अपनी एनर्जी इतनी ज्यादा खर्च कर दी थी फाइट के दौरान, और उसे नीचे से प्रेशर हो रहा था, वो दर्द से चीख रहा था। उसे अभी भी बेबी होने में थोड़ा सा टाइम था, लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसका लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। वो कहता है, जल्दी से 2-3 लोगों को बुलाइए, और मैं जैसे कहूँ वैसे कीजिए, ठीक है ना? वो इम्पीरियल हीलर कहता है, हमने कभी भी पहले ऐसे प्री बर्थ नहीं दिया है, आप प्री बर्थ क्यों देना चाहते हैं? किंग कहता है, क्योंकि अब मैं और होल्ड नहीं कर सकता, जल्दी कीजिए। फिर वो जल्दी से गर्म पानी, सीजर और कैंची, कपड़ा, कुछ औषधि, वो सभी चीज़ों का इंतजाम कराता है। पानी में डालकर सभी चीज़ों का कहता है, कट लगाइए और बच्चे को निकालिए। वो सब कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? किंग कहता है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए। कहता है, तो फिर क्या हम आपको बेहोश करें? कहता है, नहीं, मुझे होश में रहना, मुझे अपने बच्चे को देखना है और आप सबको बताना है। सभी लोग डर गए थे कि इतना दर्द कैसे बढ़, क्योंकि स्किन कटता है तो 7 लेयर कट के, और उसके बाद उसे हटा कर निकालना डिफिकल्ट काम था। वो कहता, मैंने कहा ना कीजिए। फिर वो लोग औषधि से सिर्फ नीचे के एरिया को सुन्न करते हैं, एंड देन विंग जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वो लोग करते हैं। बेबी को उसके नाल काट कर बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उसे अच्छे से क्लीन करके और उसे वांगजी, सॉरी, विंग को दे दिया जाता है। विंग उस हालत में अपने उस छोटे से बेबी को रूह के फाहा के मदद से उसके मुंह में दूध डालकर उसे रुलाने का ट्राई करता है। थोड़ी देर में बेबी रोने लगता है, तो उसके सांस में सांस आती है। हालांकि बेबी बहुत छोटा था और प्री बर्थ था ये, क्योंकि टाइम से पहले ही बेबी हो चुका था, और ये एक लड़का था। विंग बहुत ज्यादा खुश भी था और दुखी भी था, क्योंकि इस बेबी को बहुत नाच के साथ पालना होता है। और वो कहता है, अभी ये सभी चीज़ें क्लीन कीजिए। विंग अभी भी बेबी को अपनी बाहों में ही होल्ड किए हुए था, और उसके बाद वो सभी चीज़ क्लीन कर दिया जाता है। वांगजी उस विंग उस बेबी को अच्छे से कपड़े में रैप करके, और जो इस स्टार्टिंग में जो 1-2 दवाई होते हैं ना, विंग खुद से ही उस बेबी को दे देता है। और फिर वो बोल देता है कि अब चाहें तो आप किंग को बता सकते हैं। वांगजी थोड़ी देर में उस रूम में आता है, और विंग के हाथ में अपना बेबी देखता है। उसे देखकर वांगजी सेंटी हो गया था, और उसके पास आता है, उसे देखता है और छूता है और कहता है, क्या ये हमारा बेबी है? क्या ये मेरा बेबी है? विंग कहता है, हाँ, ये आपका बेबी है, ये हमारा बेबी है, ये प्री बर्थ बेबी है, हमें इसे बहुत संभाल के और नाच से पालना होगा। जी कहता है, हाँ ठीक है, समझ गया। और इतना बोलकर उसे गोद में लेता है। बेबी आराम से सो रहा होता है, और
वहां जो उसके बगल में बैठा हुआ था, धीरे धीरे करके सब लोग आते हैं और उस बेबी को देखना स्टार्ट करते हैं। बेबी जो कि प्री बर्थ होने की वजह से सोया हुआ था और उसे लग रहा था जैसे कि वो अभी भी माँ के गर्भ में ही है। सभी लोग देख लेते हैं और सब बहुत ज्यादा खुश थे। हमें जी कहता है, मैं पूरी दुनिया को चीख चीख के बताना चाहता हूँ कि मेरे कुल का वारिस आ गया है, लेकिन अभी नहीं विंग। विंग कहता है, हाँ, क्योंकि एक तो बेबी हमारा अभी हेल्दी भी नहीं है, ऊपर से बिच्छू गए, उन लोगों का सफाया करना जरूरी है। भागजी कहता है, बिच्छू गैंग, तुम्हें कैसे पता? तो विंग कहता है, क्योंकि बिच्छू गैंग के सारे लोगों को एक टाइम पे मैंने ही खत्म कर दिया था, जब रास्ते में लूटपाट करते थे और वो इलीगल सामानों को दूसरे शहर निर्यात के लिए ले जाते थे और तिगुने दाम पर बेचा करते थे। भागजी कहता है, और मैंने ही उस टाइम पे इन लोगों को खत्म करने के लिए अपने कुछ सिपाहियों को भेजा था। विंग कहता है, हाँ, मुझे पता है, और ये अभी आप पे हमला करने आए थे, ताकि मुझ पे, मैं उस रूम में था तो इन लोगों ने मुझे टारगेट कर लिया। हमजे उसे गले लगा लेता और कहता है, मुझे माफ कर दो विंग, मुझे माफ कर दो। विंग कहता है, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है अल्फा। उसके मुंह से वापस से अल्फा सुनकर वांग जी के तो भाई तोते उड़ रहे थे और वो खुश हो रहा था। उसके बाद फिर मिंग्या और यान्सी दोनों बेबी को देखते हैं। ये बात उड़ते उड़ते वेंजिंग को भी पता लग जाती है कि विंग ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। उसको इतना तेज गुस्सा आ रहा था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार ये ओमेगा बच्चा भी पैदा दे दिया और उसकी अभी तक उससे शादी भी नहीं हुई है। हालांकि वांगजी ने वेंजिंग से कहा था कि वो कभी उससे शादी नहीं करेगा। उसकी सब्स्टिट्यूट बन के वो यहाँ, अगर यहाँ रहना चाहता है तो रह सकता है, लेकिन वेंजिंग को शादी करके और रानी का पोस्ट चाहिए था, जो कि हमारा वांगजी देने से रहा। इसी वजह से वो यहाँ से चली गई थी। जब उसे पता चलता है तो वो वापस से आने की तैयारी करती है, क्योंकि उसे हर हाल में विंग को नीचा दिखाना था और हटाना था अपने रास्ते से। अब बेबी को बर्थ हुए 6 दिन हो चुके थे और विंग ने बेबी को बहुत आराम से उन 6 दिनों में वांगजी के निगरानी में रखा हुआ था। वांगजी अगर बाहर जाता भी था तो तुरंत ही लौट के आ जाता था। सारा काम हमारा लैंसिचन और अंकल मिलके देख रहे थे और हमारा सुयंग उस बिच्छू गैंग का पता लगा रहा था, जो अचानक से पैलेस में आ गए। मतलब कि साफ है, वो लोग बांस वाले जंगल से होके आए हैं और वो लोग उसका रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। वहीं आज इम्पेरियल पैलेस में बस कुछ लोगों के सामने, जैसे लैंसिचन, मिंग याओ, यानजी, वांगजी, अंकल और विंग था। और वहां पे वो बेबी का नेम सेरेमनी करता है। तो होता है ना, फादर मदर का नाम पूछते हैं, तो विंग से पूछा जाता है कि इसका फादर कौन है। वो बता देता है कि किंग आमिन दौलान वांगजी, और उसके बाद अपना नाम बता देता है। फिर वांगजी उसके पास आता है, उसके कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है, ये मेरी फूरन है और यहाँ की मिस क्यून, माय कोल्ड हार्टेड वाइफ। विंग विंग उसे देख रहा होता है और कहता है, फिर मेरे भाई का क्या? वो कहता है, आज से सब तुम्हें रिंग के नाम से नहीं बल्कि इंग के नाम से ही बुलाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को पता नहीं था अभी तक कि इंग की डेथ हो चुकी है। इसलिए वो कहता है, ये मेरी फूरन इंग है। और उस दस्तावेज के ऊपर मुहर छप दी जाती है इंग। हालांकि विंग की आइडेंटिटी विंग को प्यारी थी, लेकिन अब उसे मिस फूरन बनना था, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी थोड़ी चेंज कर देता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर सब कुछ हो जाता है और हमारे बेबी ने, उसने लानवांग जी की तलवार ग्रैब की हुई थी और उसका नाम युआन रखा जाता है। सभी लोग खुश थे उस बेबी को देखकर। हालांकि विंग अपने बेबी को फाहा की मदद से दूध पिलाता था, क्योंकि वो बहुत छोटा था और उसके मुंह में निपल्स जा नहीं सकते थे मदर्स के, इसीलिए वो फाहा की मदद से उसे दूध पिलाता था। अब धीरे धीरे करके इन सभी इंसिडेंट्स का 1 महीना हो गया था और हमारा बेबी लगभग 3.5 मंथ का हो चुका था, मतलब पेट से लेकर के और अभी तक का। और बेबी थोड़ी बहुत अभी कंडीशन ठीक लग रही थी विंग को, क्योंकि बार बार उसे अपने तरीके से दवाई देना, सब कुछ करना वो कर रहा होता है। वांग जी भी विंग को पूरा टाइम दे पा रहा था। हालांकि उन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की थी और उसने ऐसा प्रपोजल रखा भी नहीं था, लेकिन वांग जी बहुत खुश था। आज वैसे ही सारा इम्पीरियल का काम खत्म करके जब अंदर आता है तो देखता है कि जिया कपड़े धो रही है बाहर कोर्टयार्ड में, और हमारा विंग उस बेबी को लेकर गाना गा रहा था। वांग जी सीधे आता है, उसे बैक से हक करते हुए कहता है, विंग। विंग कहता है, तो वांग जी कहता है, तुम्हें बुरा लगता है क्या जो मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी बदल दी है?
विंग कहता है, नहीं, हर कोई मिस फूरन को ही जानता है। पर हाँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा लगेगा इस बात से कि मिस फूरन इतनी बदमाश क्यों थी। मतलब कि वो सब पे अत्याचार करता था और सबको सजा देता था, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। वाह जी हंसने लगकर कहता है, अपने अच्छे कामों से सबका दिल जीत लो विंग। विंग कहता है, उसके बाद फिर वो दोनों बेबी को देखते हैं एंड देन वांग जी बेबी सहित विंग को उठाकर बेड पे लाता है। फिर बेबी को बीच में रखते हुए उसके पास जाकर उसके सीने पे अपना सर रख के कहता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं? विंग कहता है, क्या आप थक गए हैं अल्फा? जी कहता है, हाँ, और मैं आराम करना चाहता हूँ तुम्हारे पनाहों में। क्या मैं कर सकता हूँ विंग? विंग कह देता है, हाँ, आप कर सकते हैं। इतना बोलकर वो वांगजी को अपने सीने से लगा लेता है। विंग एक तरफ जहाँ बेबी को होल्ड करके उसे सुला रहा था, दूसरी तरफ वांगजी को सुला देता है। बीबी और वांगजी दोनों विंग के पास सोए हुए थे और जब जिया के देखती है कि तीनों, विंग, वांगजी और बेबी तीनों सो चुके हैं, उसे देखकर स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, कितना अच्छा मोमेंट है। मेरा मन कर रहा है कि चित्रकार को बुलाकर चित्रकारी करवा दूं। और इतना बोलकर वो वापस से चली जाती है इन तीनों के लिए, आई मीन बेबी के लिए मिल्क बनाने, अरविंग और वांगजी के लिए खाना तैयार करने के लिए। अब जब विंग और वांगजी को रात में नींद खुलती है तो जिया उन सबके लिए खाना ले आई हुई थी। विंग और वांगजी खाना खाते हैं और जिया हमारी बेबी की हिफाजत करती है। उसके बाद फिर जिया वहां से चले जाती है और वांगजी और विंग मिलकर उस नन्हे से युवान को फाहा की मदद से वापस दूध पिलाते हैं। वांगजी कहता है, हमारा बेबी कब से दूध पिएगा? कहता, अगले मंथ से वो मेरा दूध पीने लगेगा। और इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। विंग कहता है, क्या तुम्हें सुराग मिला बिच्छू गैंग का? वांगजी कहता है, नहीं, अभी तो नहीं मिला। विंग कहता है, तुम्हें घाटियों में खोजना चाहिए, क्योंकि घाटियों में गिरोहों का समूह होता है जहाँ पे वो लोग बसते हैं और वहीं से वो लोग आते हैं। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, तुम्हें कैसे पता? वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, क्योंकि मैं वहां जा चुका हूँ और उन लोगों को खत्म करके आ चुका हूँ। क्योंकि मेरे नानी के क्लैन के कुछ लोगों को उन लोगों ने मार दिया था। तब हम और अपनी नानी के साथ मिलकर वहां गए थे हंट करने के लिए, और हंट के दौरान ही मैंने वहां पे उन लोगों को देखा था। वो लोग पतली पतली तारे बिछाते हैं जिससे कि आने जाने वाले लोग उसमें फंस के उलझ के मर जाए। जानवरों को शिकार जैसे किया जाता है उसी तरह से दिखाई न देने वाली साजिशों का अंजाम देते हैं वो लोग। इतनी बात सुनकर वांगजी कहता है, ठीक है, मैं ऑर्डर देता हूँ सोयांग को। और उसके बाद वो लोग बातें करते हुए सो जाते हैं। अब कुछ दिन बाद वांगजी सोयांग से कहता है, खबर कहाँ तक पहुंची है? सोयांग कहता है, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि उस क्लान में, आई मीन की बीस्ट क्लान में जो महामारी फैली थी, उसका पूरा श्रेय हम बेन क्लान वालों को दे सकते हैं। और उसमें मदद करने के लिए बिच्छू गैंग ने भी मदद की थी, क्योंकि वहां पे एक और एक बच्चे को अगवा करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और फिर उस बच्चे को छोड़ दिया गया था। और उसी बच्चे की मदद से उस गांव में वो महामारी फैल गई थी। ये बात सुन करके वांग जी को इतना तेज गुस्सा आता है, कहता है, जल्दी से जल्दी इस बिच्छू गैंग को ढूंढना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि पहले सहारा होता है, वो इन सभी बातों को जब सुनता है तो वो कहता है, तब कि वहां पे वांगजी ने जो करवाया था, तो वहां पे महामारी फैली थी, इसी वजह से सबको खत्म करना पड़ा था। विंग अंदर आता है और कहता है, क्या आपने जानबूझ के मेरे सारे क्लान वालों को खत्म करवाया था? वांगजी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी कि विंग ने पता नहीं क्या सुना। वो कहता है, मेरी बात सुनो विंग, पहले कोई फैसला मत लेना, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वांगजी बताता है कि वहां पे लोग ना लोगों का शिकार करने लगे थे और उसका खून पीने लगे थे। वो बीमारी ना अंदर से लोगों को सड़ा गला रही थी। और अभी हमें पता चला है कि वहाँ पे एक बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस बच्चे को उस क्लैन में छोड़ दिया गया था। इस वजह से उस पूरे क्लैन वाले इम्पैक्ट हो गए थे और हमें लास्ट में उन सभी क्लैन वालों को मारकर उस पूरे क्लैन को खत्म करना पड़ा था। विंग धर्म से नीचे बैठ जाता और कहता है, मतलब मेरे माँ पापा भी इन्फेक्टेड हो गए थे, इसीलिए अभी वहां पे सिर्फ उस हवाओं में अजीब सी गंध और अजीब सा चीज तैरता है। मुझे कहता, क्या मतलब? तो हाँ, वहाँ की हवाएं दूषित है, अगर वहां जाने वाले लोग वापस आते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मुझे कहता है, मतलब?
तो मैंने कुछ सिपाहियों को भेजा है। किंग कहता है वो सभी के सभी इन्फेक्टेड हो गए होंगे, हमें उन सब के लिए दवाई बनाना होगा। अजय कहता है हाँ ठीक है, तुम इसकी तैयारी करो, ठीक है, और सबकी जांच पड़ताल करो। किंग कह देता है हाँ ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बिच्छू गैंग का लीडर जो कि हमारा जूलियो था, और वेन क्लैन का लीडर अभी हमारा वेन चाओ बना हुआ था, वो दोनों वेन से बदला लेना चाहते थे। मतलब वेन चाओ तो वांगजी से बदला लेना चाहता था, और वेन जूलियो हमारा विंग से बदला लेना चाहता था। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि क्या होता है इन दोनों की मिली और भगत के नतीजे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।